आज हम करेंगे सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मिनोरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। हमने लास्ट वीडियोस में सेक्शन 7 तक कर लिए थे। सेक्शन 8 हमें बताता है कि जो नेचुरल गार्डियन होगा ना, उसकी पावर्स क्या होंगे। नेचुरल गार्डियन वही होगी आपके पेरेंट्स, मदर फादर, ठीक है, बच्चे के। तो वो कहते हैं कि आपको जो उनके पेरेंट्स हैं नेचुरल गार्डियन, उनके पास पावर क्या है। सबसे पहले सब सेक्शन कहता है दी नेचुरल गार्डियन ऑफ एन अडॉप्टेड सन the natural guardian of Hindu minor has a power subject to the provision of this section to do all acts which are necessary or reasonable and proper for the benefit of the minor or for the realization, protection or benefit of minor's estate. But the guardian can in no case bind the minor by personal covenant. मतलब ये कहता है कि जो नेचुरल गार्डियन होगा ना, कि उसके पास सारी पावर्स होंगी जो उसको उसके बेनिफिट के लगता है, ठीक है, बच्चे के लिए और बच्चे की प्रॉपर्टी के लिए। कि ये बच्चे की अगर प्रॉपर्टी को अगर उसने सेल करना है, वैसे तो विद परमिशन ऑफ कोर्ट करेगा, कि ये जो सिर्फ पर्सनल जो बच्चे के बेनिफिट के लिए है वो सारे काम करेगा। लेकिन अगर वो ऐसा काम करता है कि पर्सनली करता है, तो वो बच्चे को बाउंड नहीं करेगा उसमें, ठीक है। कि अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ उससे कि किसी माइनर को बाउंड कर दूँ, ऐसा कोई काम नहीं होगा। लेकिन बच्चे के बेनिफिट के लिए उसको और उसकी प्रॉपर्टी से वो कुछ भी कर सकता है। सबसेक्शन 2 द नेचुरल गार्डियन शैल नॉट विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। अगर आप बच्चे के लिए आप तो करोगे जो पर्सनल जो बच्चे के बेनिफिट के लिए होगा। अगर आपने बच्चे की प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी करना है तो आप अनटिल एंड अनलेस यू हैव द परमिशन फ्रॉम द कोर्ट आप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? सबसे पहले मॉर्गेज, उसकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं लगा सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते। बच्चे की प्रॉपर्टी की बात हो रही है इसमें। किसी की प्रॉपर्टी के साथ उस बच्चे की प्रॉपर्टी को एक्सचेंज नहीं कर सकते। या अदरवाइज एनी पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, किसी भी प्रॉपर्टी बच्चे की माइनर की प्रॉपर्टी के किसी भी पार्ट को आप मॉर्गेज कर नहीं सकते, चार्ज नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, गिफ्ट नहीं दे सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते। क्लोज बी लीज एनी पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 5 ईयर। मतलब अगर आपने 5 साल से ऊपर की कोई लीज़ करनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर 5 साल से कम की लीज़ करनी है तो आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। लीज़, अगर आप लीज़ में किसी की प्रॉपर्टी, बच्चे की प्रॉपर्टी दे रहे हो तो आप परमिशन लोगे। अगर आप अबव 5 ईयर कर रहे हो, बिलो 5 ईयर कर रहे हो तो नहीं। और यहाँ पर एक और चीज़ आएगी, और फॉर अ टर्म एक्सटेंडिंग मोर देन 1 ईयर बियॉन्ड द डेट ऑन विच द माइनर विल अटेन मेजोरिटी। यहाँ पर ये कह रहा है कि आप 5 साल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको परमिशन लेनी पड़ी आप। लेकिन अगर बच्चे की उम्र वहाँ पर मेजर वो हो रहा है और आपने 5 साल कर दी तो उस केस में नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, अगर बच्चा 17 का है, वो विद इन 1 ईयर 18 का हो जाएगा और आपने जब वो 17 साल का था तो आपने प्रॉपर्टी 5 साल के लिए कर दी, तो वो जो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगी, वो 4 साल के वैलिड नहीं होगी। मतलब वैलिड का मतलब आपको परमिशन वहाँ उस टाइम लेनी पड़ेगी। अगर बच्चा 12 साल का है, 10 साल का, तो आप 5 साल के कर सकते हो, 5 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते, उस केस में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। Subsection 3 any disposal of removable property by natural guardian in a contravention of the subsection 1 or subsection 2 is voidable at the instance of the minor or any person claiming under him। वो कहता है कि जो प्रॉपर्टी अगर उसके नेचुरल गार्डियन ने अगर किसी भी प्रॉपर्टी प्रोविज़न को उसकी वॉयलेशन में अगर कुछ भी किया हो, ठीक है, मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा, ये वॉइड नहीं होगा, वॉइडेबल होगा किसके इंस्टांस पे? या तो बच्चा कहेगा कि ये गलत हुआ है, ठीक है, इसको ख़त्म करो, और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, या उस बच्चे के लिए जो अगर कोई है वो कह रहा है, तो उस केस में ये अवॉइडेबल होगी चीज़ जो भी उसने की है। सबसेक्शन 4 कहता नो कोर्ट शैल ग्रांट परमिशन टू द नेचुरल गार्डियन टू डू एनी ऑफ द एक्ट मेंशन इन सबसेक्शन 2 एक्सेप्ट इन केस ऑफ नेसेसिटी और फॉर एन एविडेंट एडवांटेज टू द माइनर। वही चीज़ आ गई कि कोई भी कोर्ट उसको परमिशन नहीं देगी अगर आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है, मॉर्गेज करनी है, कुछ भी करना है, अगर कोर्ट को ये ना लगता हो ये सारा कुछ उस बच्चे के बेनिफिट के लिए है। ये जो सबसेक्शन 5 है ना, ये यही बताता है कि मतलब ये प्रोसेस बताता है कि अब आपको सेक्शन 29 वो गार्डियन वर्ड्स एक्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी सेक्शन 29 में, ठीक है। तो उसके बाद वो अगर उसका मतलब कोई ऑर्डर होता है तो आप उसकी अपील फाइल कर सकते हो, ठीक है। ये बताता है कि आपको कैसे करना है, मतलब अगर आपको परमिशन लेनी है। नेक्स्ट हमारा आ गया सेक्शन 9। सेक्शन 9 कहता है टेस्टामेंट्री गार्डियन एंड देयर पावर्स। टेस्टामेंट्री गार्डियन क्या होता है कि अगर जैसे कोई फादर है, सबसे पहले उसका गार्डियन, अगर फादर ने कोई वसीयत या कोई विल या कुछ भी ऐसा करता है जिससे वो कहता है कि मैं अपने बच्चे का किसी को गार्डियन अपॉइंट कर रहा हूँ, तो वो जो अपॉइंट हुआ होगा गार्डियन होगा वो टेस्टामेंट्री होगा।
सबसेक्शन 1, ए हिंदू फादर एंटाइटल टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्डियन ऑफ हिज a Hindu father entitled to act as a natural guardian of a minor legitimate children may, मतलब माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन हो गए, यहाँ इलेजिटिमेट की बात नहीं कर रहा, मे बाय विल अपॉइंट अ गार्डियन फॉर एनी ऑफ देम इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स पर्सन और इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी, ठीक है, अदर देन द इनवाइटेड इंटरेस्ट। वही बात आ गई कि कोई भी बच्चा, कोई भी जो पेरेंट्स मतलब फादर अपने बच्चे के लिए अपनी वसीयत के दोबारा वसीयत कर सकता है कि मैं इस बच्चे को, इस बंदे को, इस बच्चे का अपॉइंट कर रहा हूँ गार्डियन, लेकिन उस गार्डियन अपॉइंट कर रहा हूँ उस बच्चे के लिए और उसकी प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन आप उसमें अनडिवाइडेड जो इंटरेस्ट है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, आप उसके लिए नहीं किसी भी गार्डियन को अपॉइंट कर सकते। नेक्स्ट आएगा सबसेक्शन 2, एन अपॉइंटमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल हैव नो इफेक्ट इफ द फादर प्री डिसीज द मदर बट शैल रिवाइव इफ द मदर डाई विदाउट द अपॉइंटिंग बाय विल एनी पर्सन एज द गार्डियन। ये कहता है कि जो उसकी वसीयत होगी ना, अगर सपोज करो उसने वसीयत कर दी, मतलब विल कर दी कि मैं अपने बच्चे का गार्डियन कर रहा हूँ, तो अगर वो अपनी वाइफ से पहले उसकी डेथ होती है तो वो जो उसने जो अपॉइंट किया ना गार्डियन, उसका कोई वैलिड नहीं हुआ क्योंकि उसकी वाइफ भी जिंदा, उसकी माँ भी जिंदा। लेकिन अगर इन केस उसकी मदर पहले उसकी डेथ हो जाती है और उसके फादर की बाद में डेथ हो, तो वो वसीयत वाला पार्ट ऑपरेट होगा कि इस बच्चे, किसी भी बंदे को जो उसने मेंशन किया होगा, आप उसको एज ए नेचुरल गार्डियन अपॉइंट कर दो। अगर अब यहाँ क्या होता है कि अगर फादर की डेथ होगी तो उसकी वसीयत नहीं मानी जाएगी, यहाँ पर उसकी मदर नेचुरल गार्डियन होगी। अगर मदर भी उसकी किसी को अपॉइंट करती है तो मदर जो उसको अपॉइंट करेगी उसका नेचुरल गार्डियन मतलब टेस्टामेंट्री गार्डियन वो बंदा होगा जो अपनी उसकी माँ अपॉइंट करेगी बाय विल। सबसेक्शन 3, ए हिंदू विडो एंटाइटल टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्डियन ऑफ हर माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन, ठीक है, एंड a minor and a Hindu mother entitled to act as a natural guardian of her minor legitimate children by reason of the fact that the father has become disentitled to such as act may by will appoint a guardian for any of them in respect of minors person respect of property। वही बात है कि जैसे फादर अपॉइंट कर सकता है, मतलब अगर फादर की डेथ होगी या कुछ भी ऐसा हो गया कि वो इन अनटाइटल मतलब डिसएंटाइटल हो गया कि आप वो अपॉइंट नहीं कर सकते, तो उसकी माँ वैसे कर सकती है अपनी वसीयत से। सबसेक्शन 4 आ गया, ए हिंदू मदर एंटाइटल टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्डियन ऑफ अ माइनर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। यहाँ पर फादर कभी भी नहीं होगा, जहाँ पर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन की बात होगी वहाँ पर माइनर की जो मदर होगी वो नेचुरल गार्डियन होगी। इलेजिटिमेट चिल्ड्रन मे बाय विल अपॉइंट अ गार्डियन फॉर एनी ऑफ देम इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स पर्सन और इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी और इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ। यहाँ पर अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड की बात होगी तो वहाँ पर उसकी मदर एज ए नेचुरल गार्डियन होगी, ना कि फादर। उसके बाद आ गया सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 क्या कहता है, द गार्डियन सो अपॉइंटेड बाय द विल हैज़ अ राइट टू एक्ट एज अ माइनर्स गार्डियन आफ्टर द डेथ ऑफ माइनर्स फादर और मदर, ठीक है, एज द केस मे बी एंड टू एक्सरसाइज ऑल द राइट्स ऑफ द नेचुरल गार्डियन अंडर दिस एक्ट टू सच एक्सटेंट एंड सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शन इफ एनी एज आर स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट एंड इन द वे। ये कहता है कि जो टेस्टामेंट्री जो गार्डियन होगा ना उसके पास सारी पावर होगी, जैसे मदर फादर को हो रहा है वैसे ही उसके पास रिस्ट्रिक्शन होगी, मतलब जो भी एज पर लॉ जो रिस्ट्रिक्शन लिखी हो कि आप नेचुरल गार्डियन ये नहीं कर सकता, जैसे उसकी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता वैसे वो, और जो अगर विल में लिखी हुई है, आप जो टेस्टामेंट्री गार्डियन होगा उस बंदे को सारा कुछ देखना पड़ेगा, उसके पास सारी पावर भी है, रिस्ट्रिक्शन भी है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं करेगा बच्चे की माइनर के लिए उसकी प्रॉपर्टी के लिए। नेक्स्ट हमारा आ गया सेक्शन 10। सेक्शन 10 हमें बताता है कि इन कैपेसिटी ऑफ अ माइनर टू एक्ट एज ए गार्डियन। ये कहता है कि बच्चा बच्चे का गार्डियन नहीं बन सकता, मतलब माइनर ही माइनर का गार्डियन नहीं बन सकता। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 11, डी फैक्टो गार्डियन नो टू डेल विद द माइनर्स प्रॉपर्टी। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ और डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू माइनर मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज और बीइंग अ डी फैक्टो गार्डियन ऑफ द माइनर। डी फैक्टो मतलब अगर कोई लीगली मतलब लॉ ने अपॉइंट किया कोर्ट ने, तो वो बच्चे की प्रॉपर्टी से डील नहीं कर सकता किसी भी तरह से, जैसे नेचुरल गार्डियन कर सकते हैं और टेस्टामेंट्री गार्डियन कर सकते हैं, यहाँ पर डी फैक्टो गार्डियन नहीं कर सकता, सिर्फ वो बच्चे की देखभाल के लिए होगा। सेक्शन 12। सेक्शन 12 ये बताता है गार्डियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स इन डिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। जैसे हमने पिछली प्रोविजन में पढ़ा था कि आप बच्चे के लिए कर सकते हो, बच्चे की प्रॉपर्टी के लिए कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर बच्चे की अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है, अभी वो प्रॉपर्टी मतलब जो दादे परदादे की प्रॉपर्टी है वो अभी तक पार्टीशन नहीं हुई, मतलब अभी शेयर उसका नहीं निकला कितना है, तो उसके लिए आप अपॉइंट नहीं कर सकते, उसके लिए सिर्फ हाई कोर्ट कर सकती है।
कहता वेयर अ माइनर हैज़ अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ एन अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, अडल्ट मेंबर के पास है, नो गार्जियन शैल बी अपॉइंटेड फॉर द माइनर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अनडिवाइडेड इंटरेस्ट। तो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के लिए आप नहीं अपॉइंट कर सकते। लेकिन प्रोविज़न क्या कहती है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू अफेक्ट द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट टू अपॉइंट अ गार्डियन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच। तो हाई कोर्ट के पास पावर है, अगर वो उसको लगता हुआ तो वो कर सकती है। सेक्शन 13 वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन, ये कहता है कि भाई आप कुछ भी करो लेकिन आपको सब्जेक्ट टू पैरामाउंट कंसिडरेशन देखना कि बच्चे की भलाई के लिए क्या है, सबसे बड़ा वेलफेयर देखना बच्चे का। आप कुछ भी करते रहो, कुछ नेचुरल गार्डियन हो चाहे टेस्टामेंट हो, कोई भी, आपको सबसे पहले बच्चे का वेलफेयर देखना भाई, कहाँ उसकी भलाई का काम हो सकता है। इन अपॉइंटमेंट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ एनी पर्सन एज अ गार्डियन ऑफ अ जॉइंट माइनर ऑफ अ हिंदू माइनर बाय अ कोर्ट, द वेलफेयर ऑफ द माइनर शैल बी पैरामाउंट कंसिडरेशन। कोर्ट ने अगर अपॉइंट करना तो सबसे पहले वो बच्चे का वेलफेयर देखे, यही कहाँ है। नो पर्सन शैल बी एंटाइटल टू द गार्डियनशिप बाय वीर्च्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द गार्डियनशिप इन मैरिज अमंग हिंदूज इफ द कोर्ट ऑफ ओपिनियन दैट हिज और हर गार्डियनशिप विल नॉट बी फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनर। ये कहता है कि आप उसकी शादी के लिए नहीं आप कुछ कर सकते, ठीक है, कि नो पर्सन शैल बी एंटाइटल टू द गार्डियनशिप बाय विर्च्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी लॉ रिलेटिंग टू द गार्डियनशिप इन मैरिज अमंग हिंदूज। मैरिज के लिए नहीं आप कर सकते, अगर कोर्ट को लगता हुआ कि ये बच्चे की जो है बेनिफिट के लिए नहीं है, आप उसकी फैमिली उसकी स्टडी के लिए देख लो, उसकी प्रॉपर्टी के लिए देख लो, पर जहाँ पर हिंदूज मतलब शादी की बात आ गई अमंग हिंदूज तो उस केस में नहीं ये चीज़ चलेगी, मतलब वहाँ पर जो है गार्डियन का वो कोई नहीं होगा। अगर वो एज़ पर लॉ वो मतलब उनकी एज होगी, ठीक है, एज़ पर लॉ वो कोई मतलब अगेंस्ट कोई लॉ प्रोविज़न ऐसी नहीं है जिसके अगेंस्ट वो शादी कर रहे हैं, तो आप उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमारी हिसाब से शादी होगी। तो ये हमारा था लास्ट सेक्शन 13 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। आज हमारा ये सारा जो एक्ट था ये ख़त्म हो चुका है।